हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घर बैठे बैठे अपने लवड़े कैसे लगवाए। ठीक है। तो एक एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको जो मेरे साथ हुआ है अभी। ठीक है। तो बात ये है ना कि मेरा एक SBI अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट, जो सांगली महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। होम ब्रांच है मेरा। तो क्या हुआ ना कि जैसे मेरे 1-2 EMI चल रहे हैं। तो जैसे अपने को पता है कि EMI एक स्पेसिफिक डेट पे ऑटो डेबिट होता है ना। तो हुआ ये कि जनवरी में मेरा ऑटो डेबिट होना था, तो वो ऑटो डेबिट नहीं हुआ। ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू रहेगा बैंक के एंड से, तो ऑटो डेबिट नहीं हुआ होगा। तो मैंने क्या करा कि गूगल पे से मेरे फ्रेंड को कुछ पैसे भेजने के लिए ट्राई किया। ठीक है। बेसिकली मैं ये देखना चाहता था कि गूगल पे से तो होता है या नहीं। ठीक है। तो वहाँ पे मैसेज आया कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, आप अपने ब्रांच से कांटेक्ट कर लो। ठीक है। मुझे लगा ठीक है, कोई टेक्निकल इशू रहेगा। तो मैंने क्या करा, बैंक में मैं गया बाद में। ठीक है। बैंक में गया तो वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर थी। उसने मुझे बताया कि देखो, आपका KYC बहुत दिनों से नहीं हुआ है, मतलब बहुत सालों से नहीं हुआ है। हालांकि मेरा ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो कुछ 15-20 साल पहले मैंने निकाला था SBI में। उस टाइम पे मेरा KYC हुआ था और 1-2 बार हुआ था उसके बाद। बट इनका कुछ ऐसा रूल है कि 8 साल में एक बार फिर से करवाना पड़ता है KYC। ठीक है। तो वो लेडी ऑफिसर ने मेरे को बताया कि आप KYC करवा लो। मैंने बोला ठीक है ले लो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए ले लो, करवा दो KYC। तो जैसे KYC करते टाइम अपना फिंगर का स्कैन रहता है ना, वो उसने मेरे को दिया स्कैनिंग करने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे भी नहीं हो रहा था, स्कैन नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने बोला कि आप कल आ जाओ। ठीक है। तो मैं हुआ परेशान। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया। ठीक है। और मेरे को इतना टाइम भी नहीं था दूसरे दिन आने के लिए। तो मैंने सोचा जाते जाते ब्रांच मैनेजर से बात करवा लो एक बार। तो मैं सीधे घुस गया ब्रांच मैनेजर के केबिन में। ठीक है। तो ब्रांच मैनेजर ने देखा मेरा क्या हुआ इशू। उसने कुछ लैपटॉप पे चलाया ऐसा कुछ, और उसने देखा और 2 बार ऐसे देखा मेरे को, लैपटॉप पे देखा, मेरे को देखा, ऐसा 2-4 बार किया उसने। और फिर मेरे को बोलता है कि भाई तेरे लौड़े लगे हैं। ठीक है। मैंने बोला क्या हुआ सर? तो उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने तुम्हारी गांड मारी है। ठीक है। तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है साइबर क्राइम के अंडर। ठीक है। मैं साला परेशान हो गया। मैंने बोला ये अभी क्या मुसीबत आ गई। ठीक है। तो मैंने उनसे डिटेल मांगे कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो कुछ हम लोग नहीं देख सकते एग्जैक्टली हुआ क्या है, बट आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। ठीक है। इसीलिए आपके इसमें से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे। ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि तुम जाओ इधर, अपना साइबर पुलिस स्टेशन जो रहता है इधर जाओ, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं गया सांगली में, यहाँ पे जो साइबर पुलिस है वहाँ पे मैं गया। तो उन्होंने मेरे को ठीक से कोऑपरेट किया। ठीक है। उन्होंने देखा मेरा डिटेल वगैरह बैंक का, और उन्होंने भी वही बोला कि आपका साइबर क्राइम में है और लेयर 4 में है। बोलते हैं लेयर 4 में, आप लेयर 4 में हो। ठीक है। अभी लेयर 4 क्या रहता है शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कोई फ्रॉड होता है ना, ऑनलाइन स्कैम होता है कोई, तो लेयर 1 में वो बंदा रहता है जो जिसने स्कैम किया रहता है किसी के साथ। ठीक है। तो वो लेयर 1 में आता है। ठीक है। लेयर 2 में कौन आता है? दूसरा बंदा जो लेयर 1 जिसको पैसा फॉरवर्ड करता है। ठीक है। वो आता है लेयर 2 में। अभी लेयर 2 से जिसको पैसा जाएगा ना, वो आएगा लेयर 3 में, और लेयर 3 से जिसको पैसा जाएगा वो आएगा लेयर 4 में। तो मैं इधर था लेयर 4 में। अभी आप गूगल करोगे ना तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी कि लेयर 3 और 4 या फिर उसके आगे भी जो लेयर रहते हैं ना,
वो बेसिकली इनडायरेक्ट विक्टिम रहते हैं, ठीक है, उनका ये स्कैम से कुछ लेना देना नहीं रहता है। बेसिकली लेयर 1 एंड लेयर 2 के चांसेस रहते हैं कि वो लोग फ्रॉड रहते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये जो फ्रीज़ हुआ है उसके उन्होंने मेरे को डिटेल्स दिए सबसे पहले, है ना। लेयर 4 में बोले और बोलते हैं कि ये गुजरात में अहमदाबाद में रामोल पुलिस स्टेशन बोल के है, वहाँ पे इंस्पेक्टर है, उन्होंने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ किया है, ठीक है। मैं हो गया परेशान। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से कुछ मेल वेल डाल दो वहाँ पे, तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा और जो भी KYC वगैरह है वो मैं डॉक्यूमेंट्स करवा दूँगा वहाँ पे, तो फ्रीज़ निकल जाएगा, डिफ्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया, इधर सांगली पुलिस ने मना कर दिया, बोलते हैं कि हम डायरेक्टली क्या है अदर पुलिस स्टेशन अदर पुलिस से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, बोलते ये दूसरे स्टेट की पुलिस है, हम इनडायरेक्टली इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, बोलते, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको जाना पड़ेगा उधर अभी, ठीक है। तो मैंने तो वो साइबर पुलिस वाले ने मेरे को सब डिटेल्स वगैरह दे दिया, वो इंस्पेक्टर का नाम दिया, अहमदाबाद पुलिस में जो रमोल पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर है उसका नंबर दे दिया, मेल ID दे दिया, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया जो डिटेल्स दिख रहे थे, है ना। तो मैंने वो नंबर पे कॉल किया, ठीक है। तो वो नंबर पे कॉल करने के बाद में पहले तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, मैंने बहुत बार कॉल किया, तो एक दिन किसी ने फ़ोन उठाया उधर से और बोलते कि आपको इधर आना पड़ेगा KYC करने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है ना, ये जो मेरा होम टाउन है सांगली, ये लगभग 900 किलोमीटर है दूर रामोल पुलिस स्टेशन से, ठीक है। मतलब पकड़ के चलो 16-17 घंटे लगेंगे आपको ट्रेन से जाने के लिए, है ना। तो और मेरा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था ना इसमें, जो मतलब जो फ्रॉड हुआ है वो कुछ 3-3.5 हज़ार का हुआ था टोटल, एक 2,500 का और एक 700 का, ऐसा कुछ तो था, मतलब 2 ट्रांजैक्शन फ्रॉड में थे उसके। तो मैंने सोचा कि इतने से अमाउंट के लिए वहाँ पे जाना कुछ सही नहीं है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको मेल डाल देता हूँ, आप मेल थ्रू करवा दो। मैंने मेल वेल डाल दिया, बट वो कुछ काम का नहीं निकला, ठीक है। वो बोलते कि आप आ जाओ, ठीक है। तो जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के मैं गया अहमदाबाद सांगली से, ठीक है। सांगली से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से रमोल पुलिस स्टेशन गया। तो उधर मैं जिस दिन पहुंचा वो संडे था, हालांकि मैंने ऑलरेडी उनको कॉल करके बोला था कि मैं आने वाला हूँ संडे को, तो उन्होंने भी बोला था कि आप आ जाओ संडे को, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, तो जैसे पुलिस स्टेशन में मैं गया तो उन्होंने देखा मेरे मेल वेल पड़े हुए थे, वो सारे देखे, तो बोले कि आपको NOC लेना पड़ेगा अभी, आप KYC के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लो यहाँ पे मेल पे और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने करा सब, उन्होंने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, जो भी जो ट्रांजैक्शन फ्रॉड में आए थे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दिया, ठीक है। तो वो बंदे ने मेरे को NOC दे दिया, NOC का कॉपी दिया बेसिकली, वो भी सॉफ्ट कॉपी दिया, ठीक है। और वो बताया मेरे को कि वहाँ पे अहमदाबाद में साइबर सेल है, गांधीनगर में, जो कि पूरे गुजरात का एक ही साइबर सेल है, तो वहाँ पे ये सबमिट करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो पड़ता है वहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर रामोल पुलिस स्टेशन से, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था ना कि मेरे को रिटर्न आना था उसी दिन, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि सर मेरे को इतना टाइम नहीं है वहाँ पे, अभी आपने NOC दे दिया है तो कुछ ऑनलाइन हो सकता है मेल पे, तो देखो। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया मेरे को ऑनलाइन, जैसे अपना गूगल फॉर्म रहता है ना, वैसे गुजरात साइबर पुलिस का एक फॉर्म रहता है ना। तो फॉर्म पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो पुलिस ने NYC दिया था वो सारा सबमिट करना पड़ता है। तो वो जैसे ही मैंने सबमिट किया उसके ऊपर एक ID जनरेट होता है, एक नंबर जनरेट होता है ना। तो वो नंबर जनरेट होने के बाद 10 दिन बाद चांसेस रहता है कि आपका डिफ्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्म वगैरह भरा, वहाँ से मैं निकला, मैं आया सांगली, ठीक है। तो
अभी ये सारा जो प्रोसेस हुआ इसमें तकरीबन मेरे 15-20 दिन चले गए, ठीक है। अभी इशू ये होता है ना, जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है ना, तब आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो सकता है, ठीक है, बट आप किसी को पैसा भेज नहीं सकते हो। दिक्कत ये है, पैसा भेज नहीं सकते हो ना, आप यूपीआई कर सकते हो ना, एनईएफटी ना आरटीजीएस कर सकते हो, ठीक है, ना आप बैंक ब्रांच में जाके चलन के थ्रू या फिर अपना जो चेक रहता है उसके थ्रू भी पैसा नहीं निकाल सकते, है ना। आप मतलब कितना भी अमाउंट हो आप नहीं निकाल सकते। तो ये प्रोसेस तो अभी मैंने किया है पूरा, ठीक है, सारा वो रिक्वेस्ट नंबर वगैरह जनरेट हुआ है, एनओसी लिया है मैंने, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कब तक ये डीफ्रीज होता है ना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ डीफ्रीज होने का। जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो अपन उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो भी बनाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।